लास्ट वीडियो में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 1 देखी थी। इसमें आपकी एक्सरसाइज है 5.2। एनसीईआरटी बुक के सभी एग्जाम्पल्स इसमें शामिल हुए हैं ताकि आप सक्सेसफुली अपनी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस करके देखो। अगली वीडियो में मैं वो भी सॉल्यूशन दूंगा। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि A1, A2, A3, A4 नंबरिंग के हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं AP की। A1 का मतलब हम लेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP, A2 का मीनिंग लेंगे सेकेंड टर्म ऑफ AP, A3 का मतलब होगा थर्ड टर्म ऑफ AP। सक्सेसिवली इसी तरह यदि आप 10th टर्म लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा A10। यदि आप 15th टर्म निकालना चाहते हो तो आपको नोटेशन डालना पड़ेगा A15। A15 का मतलब है 15th टर्म ऑफ AP। काउंटिंग से फर्स्ट से लेके जहां 15 काउंटिंग आ जाए टर्म्स की वहां आप रुक जाइए, वो A15 लिखा जाएगा या बोला जाएगा। आपने एक जनरल फॉर्म देखी थी। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड टर्म हमारी हो सकती है फर्स्ट टर्म में D आप ऐड कर दीजिए। ये D कितना होना चाहिए? सेकेंड टर्म में D एक बार होना चाहिए, यानी दो में से एक माइनस करके हम D से मल्टीप्लाई करेंगे और A में ऐड कर देंगे, यानी D एक बार जुड़ेगा सेकेंड टर्म में। A3 का मतलब है थर्ड टर्म क्या है? A2 में D जोड़ दीजिए। A2 में आप D जोड़ोगे तो A2 तो पहले से ही A प्लस D था। A2 की वैल्यू क्या थी? A प्लस D। इसमें हम D और जोड़ें कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास ये बन जाएगा A प्लस 2D, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। 3 कहां से लाए? थर्ड टर्म थी। थर्ड टर्म में आपको 2 टाइम्स D जोड़ना पड़ता है फर्स्ट टर्म में। सक्सेसिवली यदि हम फोर्थ टर्म निकालें तो थर्ड टर्म में हमें D जोड़ना है, यानी A3 में यदि कॉमन डिफरेंस जोड़ देते, मान लीजिए आपका 5 कॉमन डिफरेंस था तो 5 जोड़ते चले जाइए रिपीटेडली। A3 ऑलरेडी A प्लस 2D था, एक D हमने और जोड़ा तो A प्लस 3D हो गया। ये 3 कहां से हम लेके आएंगे? 4 में से 1 घटा देंगे और D से मल्टीप्लाई करके A में जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपकी रूटीन बन जाएगी। फर्स्ट टर्म आपकी A, सेकेंड टर्म हो जाएगी A प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगी A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 4D। यानी जौन सी भी आपको टर्म निकालनी है, अब मान लीजिए मैं 21वें टर्म निकालना चाहता हूं, 21st टर्म, तो हम यहां लिखेंगे A प्लस 20D। और यदि nth टर्म निकालना चाहते हैं तो लास्ट में हम लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 21वीं टर्म हमने निकाली थी। 21वीं टर्म निकालने का मतलब था 20 से D को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में जोड़ेंगे, यानी D 20 बार जुड़ेगा। n टाइम्स हम nth टर्म यदि निकालेंगे, nवीं टर्म कोई भी मान लो n 25 है तो यहां 24 जुड़ेगा। 25 में से 1 घटाकर D से मल्टीप्लाई करोगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसे हम जनरल फॉर्म में कहेंगे nth टर्म, nth term of an AP. This is desired term. If someone asks find out 10th term, then we will take n is equal to 10. तो यहां हमारा फार्मूला बन जाएगा A10 is equal to A plus n माइनस 1। n की वैल्यू 10 है, 10th टर्म हम निकालना चाहते हैं, उसमें से 1 लेस करेंगे, D से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A प्लस 9 इंटू D। अब आप जनरल टर्म कोई भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास A17 हम निकालना चाहते हैं, यानी 17th टर्म ऑफ AP निकालना चाहते हैं, तो हम अपना फार्मूला क्या रखेंगे? A प्लस 16D सीधा। यदि हमें 33rd टर्म निकालनी है, 33वीं टर्म निकालनी है, तो हम क्या लिखें? A प्लस 32D, यानी यहां से एक कम D का मल्टीपल होगा। ये बात आप समझ गए हैं? इसको याद रखना है।
फार्मूले के तौर पर भी और सीधा एप्लीकेशन के तौर पर भी। सो हम यहां कोशिश करेंगे कि अपने फार्मूले को जनरलाइज्ड फॉर्म में यूज करें एक बार। an इज इक्वल टू, बार बार लिखना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म गिवन हियर। हम nth टर्म इसे बोलेंगे, दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी, इट इज डिनोटेड बाई an। nth टर्म का मतलब है an निकालना, और an जब निकालेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 जितना भी होगा, 10th टर्म में ये 9 हो जाएगा, 25th टर्म में ये 24 हो जाएगा, 57th टर्म में ये 56 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डी, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मान लीजिए 57th टर्म आनी है, तो a प्लस 56 डी यहां रह जाएगा। एक सीधी सी बात है, जौन सी टर्म निकालनी है उससे एक कम डी से मल्टीप्लाई करना। आप मेरी बात समझ गए हैं? यस सर। अब आपके आते हैं एग्जांपल्स। फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। आप जबानी चाहें तो ये वैसे बोर्ड पेपर लायक ऐसा भी नहीं है कि हम इसे जबानी कैलकुलेट ना कर पाए, क्योंकि 10 कैलकुलेशन तो आप जबानी अपने फिंगर्स पे कर सकते हो। 5-5 ऐड करना है आपको। यहां आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 5 है। 7 में से 5 घटाने, 7 में से 2 घटाने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, वो निकाल के दिखाएंगे। थर्ड टर्म आपके पास 12 है और आपको निकालनी कौन सी है? 8 है। दिस इज हियर। डी निकालने का मतलब है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें ऐड होके नेक्स्ट टर्म आ रही है कि सब्ट्रैक्ट होके नेक्स्ट टर्म आ रही है। नेगेटिव आ गया तो आपकी डिक्रीजिंग एपी है, पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी इंक्रीजिंग एपी है। 2 में से 7 नहीं घटाएंगे आप, 7 में से 2 घटाएंगे। सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म घटानी है डी निकालने के लिए। डी को आप हमेशा इस तरह से करोगे। यहां गिवन एपी है, काम करने के तरीके ये हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। गिवन एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। थर्ड टर्म 3 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू शो एन एपी, गिवन एपी। यहां एपी साफ लिखा हुआ है कि ये एपी में है, तो नेक्स्ट टर्म्स आप 5 ऐड कर करके निकाल सकते हैं। वैसे तो सीधी बात जबानी है कि कोई बच्चा इसमें 10वीं टर्म निकाल सकता है, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, इस तरह से आप जा सकते हैं। जहां 10वीं टर्म आए आपका उत्तर आ गया। लेकिन सीखने के लिए सबसे इजी एग्जांपल शुरुआत में दिए गए हैं ताकि बच्चों को परेशानी ना आए। सो यहां हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 है यहां 7, तो 7 माइनस 2, a1 की वैल्यू 2 है, इट इज इक्वल टू 5। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? 10th टर्म निकालनी है, साफ लिखा है वी हैव टू फाइंड a10। तो हम पहले अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लर्न इट बाई हार्ट। फटाफट an की वैल्यू आते ही आपको ये फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब n की वैल्यू है कितनी? हमें डिजायर्ड टर्म 10th निकालनी है। 10th टर्म निकालनी है, a की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 कर दीजिए। n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 10 माइनस 1 9 रह जाएगा। d की वैल्यू क्या है? 5 है, यहां मल्टीप्लाई है, तो 10th टर्म हमारे पास हो जाएगी a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 45 एंड 47 विल बी योर 10th टर्म। आप चाहते हो तो वैसे सही मायने में तो ये इस तरह से ज्यादा टाइम लगता है, और यदि आप वैसे जबानी निकाल लें, क्योंकि जहां तक 5, 7, 10वीं टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सीक्वेंस में आगे बढ़ा सकते हैं। 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 और ये आ गया 47। कैलकुलेट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दिस इज 10th टर्म। सो जब ये कैलकुलेशंस हमारी बड़ी होंगी उस समय हम इस फॉर्मेट को जरूर यूज करेंगे। फिर हमारे पास हो सकता है ये फॉर्मेट ज्यादा इजी हो और इस तरह से कैलकुलेट करना, मान लो 135वीं टर्म निकलवा ली जाए
तो 135 तक तो ये लिखना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाएगा। अभी बात समझ में? साधारण है, इस 5 को 134 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। फास्ट। अब यदि कोई कहता है फास्टर कैलकुलेशन लें जबानी, कोई आपसे कहता है कि 157th टर्म निकालो, तो ये 157th टर्म इस तरह निकालनी मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 156 into 5 करके प्लस, हाँ 156 into 5, इससे एक कम ले। हम अपना जबानी उत्तर, यदि हम कोई स्पीड वाला टेस्ट भी दे रहे हैं जिसमें एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों कैलकुलेट की जाए और टाइम कम हो, तो फिर सीधा आपने 156 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 ए प्लस है, कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए ओरल कोई पूछ रहा है आपसे, ओरल पूछ रहा है तो आपको एक शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। तो फिर यहां 5 से मल्टीप्लीकेशन आप ओरल कर सकते हो। 5 6 30, 15 5 75, 7 8 और प्लस 2 782। यू कैन आंसर जस्ट इन 5 to 10 seconds 782 will be the 156 और 157th टर्म। तो यहां ये है अभी सीखने का प्रोसेस दरअसल। फिर ये क्विकर मेथड्स भी आएंगे थोड़े से जल्दी, कि तेजी से आपने 2 चीज आइडेंटिफाई करनी है। ए प्लस होगा और एन में से एक कम करिए, डी से मल्टीप्लाई करिए और उसमें ए जोड़ दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, आपका सिमिलर क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ऐसा लेवल नहीं कि आपको इसमें कोई परेशानी आए। अब आपसे पूछा गया विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। दिस इज फाइनाइट एपी, लास्ट टर्म इज गिवन हियर, -81 इज गिवन एज an। an की वैल्यू मिली है, आपको n निकालना है, कैलकुलेशन निकालनी है कौन से नंबर पर जाकर मिलेगी। अभी यहां जैसे कोई सवाल इसमें पूछ लेता आपसे कि 782 कौन सी टर्म होगी, 782 कौन सी टर्म होगी, तो हम क्या करते हैं साधारण सा, 782 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 5 से डिवाइड करते, उसमें एक जोड़ देते। उसमें क्या जोड़ देते? एक जोड़ देते। वहां -1 किया था, वहां +1 कर देंगे, n-1 की वैल्यू होगी ये। सो आइए आराम से सीखें। गिवन एपी क्या है? एपी अपने लिखें 21, 18, 15 अप टू लास्ट टर्म इज गिवन, दिस इज -81। आपको यहां जाकर -81 लिखना है। यस सर। अभी परेशान ना हो, कैलकुलेशन ज्यादा जोर जबानी पर ना रखें, पहले प्रोसेस समझने की कोशिश करें। यहां गिवन चीजें क्या है? ए आपको मिला है 21 मिला है, डी की वैल्यू निकाल के देखिएगा हमेशा। 18 - 21 इट इज इक्वल टू -3। यहां दिक्कत करता है बच्चा कि इसमें 3 का डिफरेंस वो जबानी ले लेता, डिफरेंस ले लेता है, ऑर्डर नहीं लेता, यानी साइन नहीं लेता। ये डिक्रीजिंग एपी है, so your common difference is negative। बेटे आप देख रहे हैं 21 से 18 हो गया, तो या तो 3 घटाओ या -3 ऐड करो, तो कॉमन डिफरेंस आपका -3 है, ना कि +3। इन बातों का सावधानी से प्रयोग करिए। जब आपकी टर्म्स छोटी हो रही हैं, या तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप, या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए, तब आप डी निकालते हैं। सो -3 आ गया, या -3 को बहुत सीरियसली यूज करना है। अब ये क्या है? दिस इज लास्ट टर्म, nth टर्म जो आपसे पूछी गई है, कौन सी है ये? तो हम यहां लिखेंगे लेट an इज इक्वल टू, हम मानते हैं nth टर्म है -81, -81। an का फार्मूला तो आपको आता है, an को कैसे रिप्लेस करोगे? a प्लस n-1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू -81। ए की वैल्यू कितनी है? 21। n-1 का हमें नहीं मालूम, डी की वैल्यू हमें मालूम है -3 है, तो -3 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3n और +3। यस सर। एंड इट इज इक्वल टू -81। ये 3 और 21 इस तरफ ले आइए,
24 यहां ऐड करोगे, नेगेटिव हो जाएंगे, -105 हो जाएगा, -3n विल बी इक्वल टू -105। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेना पहले, 35। 35वीं टर्म आएगी इसमें -81। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? 35वें नंबर पर आकर आपकी AP -81 हो जाएगी। 35वीं टर्म आप समझ पाए हैं। n की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, an को हमने एक्सपेंड किया, an का फार्मूला लिखा, a और d की वैल्यू दी हुई थी वो मैंने लिखी, इस -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां d -3 था, n से मल्टीप्लाई होकर -3n और -1 से मल्टीप्लाई होकर +3। अब ये पूछता है अगला छोटा सा प्रश्न, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसमें कहीं जीरो का भी, इस सीरीज को यदि हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो क्या जीरो भी इसके बीच में आएगा? देखते हैं। ये सेकंड टॉपिक आपका है, लेट an इज इक्वल टू जीरो, लास्ट टर्म जीरो है, ठीक है, जहां तक हम जाएं जीरो देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। an को एक्सपेंड करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू कितनी है, 21, a की वैल्यू बोलो 21 प्लस d की वैल्यू -3 से मल्टीप्लाई होकर -3n + 3 हो जाएगा। उसी तरह यस सर, 24, -3n इज इक्वल टू -3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा इस तरफ। 12, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, 8 3 जा 24। अब आप इसमें देखें 8th टर्म जीरो हो जाएगी। क्या इस तरह चेक भी कर सकते हो, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 एंड 0। कई बार ये पूछेगा विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो यहां जो n की वैल्यू आई है जीरो आ गई, n की वैल्यू जीरो आ गई, n की वैल्यू जीरो आ गई तो 9th टर्म नेगेटिव हो जाएगी -3, यानी इससे अगली। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? कई बार यही ये पूछेगा क्या दो इसमें -2 इसकी टर्म हो सकती है। अभी एक क्वेश्चन आगे और आएगा, बीच में ये ऐसा ही पूछेगा कि मान लीजिए 17 क्या इसकी टर्म हो सकती है, नहीं, क्योंकि n की वैल्यू उस समय होल नंबर्स नहीं आएंगे। आगे क्वेश्चन आ रहा है, उसको और सावधानी से समझिए। इस तरह के सवाल बोर्ड पेपर्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहां लिखा डिटरमिन AP whose third term is 5 and 7th term is 9। इधर पॉइंट में होगा, पॉइंट में होगा नहीं, पॉइंट में होगा ये माइनस में तो साइन होगा, माइनस में 2। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, थर्ड टर्म इज 5, इससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। ये लिखता है देखो आराम से, थर्ड टर्म इज 5, इसने ये लिखा, मैंने थर्ड टर्म की जगह लिखा क्या, A3 इक्वल टू 5। A3 को हम और फर्दर एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स, A and D आर टू वेरिएबल्स एंड दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ऐसा हो गया जैसे x + 2y इज इक्वल टू 5। यस और नो सर? एक इक्वेशन आप यहां से लिखेंगे, 7th टर्म इज 9। उसी तरह यही रूटीन रखता हूं मैं, 7th टर्म इज 9। 7th टर्म को हम अपने नोटेशन में कैसे लिखते हैं, A7 लिखते हैं, हाँ या ना? इज को इज इक्वल टू 9 एज इट इज। इस A7 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, A प्लस कितने डी आ जाएगा, ये A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? यस सर। यदि ये बात समझ पाए हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिस्टम हो गया। ये दो इक्वेशंस हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
a प्लस डी 5 है, a प्लस 6d 9 है। यदि आप इन दोनों को घटा दें तो एलिमिनेशन मेथड आपके पास आ जाएगा, a से a कट जाएगा 4d equals to 4। तो यहां हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। थर्ड चैप्टर यदि याद आया हो थोड़ा बहुत तो उसमें हमने ये काम करवाया था कि यदि x प्लस 2y बराबर 5 और x प्लस 6y बराबर 9 हो तो x और y की हमने वैल्यूज निकाल ली थी। तो उसी तरह से हम a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 में से a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज होंगे। यस सर, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4d बच गया, 9 में से 9 में माइनस 5 ऐड करोगे या 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ गया। d की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आपको क्या करना होता है a की वैल्यू निकालने के लिए, बता दो शाबाश। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2d कितना था 2 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 1 लिख दो। यस सर, इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 3 रह गया, 2 1 जा 2 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 3। यस सर, अब हमारे पास a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 1। इसने क्या कहा डिटरमिन AP। अभी a और d नहीं निकालेंगे आपने, जब a और d दिया हुआ हो यू कैन फाइंड आउट AP है सिंपली। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी दी हुई है, a1 कितना है 3, a2 कितना हो जाएगा 3 में 1 जोड़ दो 4, और 4 में 1 और जोड़ दीजिए, a3 कितना हो जाएगा 5। तो रिक्वायर्ड एपी आपके पास क्या आ गई, जो रिक्वायर्ड एपी है वो 3 से स्टार्ट हुई 3 4 5 एंड सो ऑन। 3 ही टर्म लिखनी है आपको एपी की, बस काफी है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर, आगे बढ़ूं? यस सर। अगला क्वेश्चन आपका वो है जो मैं बीच में आंसर देने की कोशिश कर रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा डबल कलर लूंगा। यहां मेरे पास है आपकी रिक्वायर्ड एपी है 5 11 17 23 एंड सो ऑन। अब ये चेक करना चाहता है, देखो यदि मैं यहां लिख दूं 28 तो क्या इस एपी में आ रहा है? हाँ जी, क्या बेटा इस एपी में आ रहा है? हाँ जी ना जी बोलो। क्या 33 इस एपी में आ रहा है? यस सर। यहां से नजदीक तक तो हम चेक कर लेंगे, 301 तक जाने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब ऐसा भी होगा कि मैं यहां आपसे पूछ लेता क्या यहां 35 इसमें आता है? नहीं। तो यहां क्या होगा, यहां हमारे पास 28 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास 33 आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म आपके पास 38 आएगी। और यदि कोई मेरे से पूछ ले वेदर 35 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी तो मेरा जवाब क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि बीच में टर्म है नहीं, जो बीच के नंबर्स हैं वो तो स्किप कर दिए गए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो मैं कोशिश कैसे करूंगा, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूं मैं ताकि आपका क्वेश्चन इससे इफेक्ट ना हो। इवन तक रखता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ये आपकी एपी है। अब आपके पास क्या दिया है, पहले तो इस एपी का फायदा उठाइए, इसमें से जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो निकाल लीजिए। A5 है, D की वैल्यू क्या है 11 माइनस 5 यानी 6। मैं गलत था, ये भी एपी में नहीं थी, 6 29 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ। सर 17 मिनट क्या करना, 6 23 माइनस 17 करोगे तो 6 आएगा। ये कोई दिक्कत नहीं, जब एपी दी हुई है, गिवन नंबर्स आर इन एपी।
अब हमारे से पूछा क्या जा रहा है, ये पूछता है क्या इनको आगे बढ़ाते बढ़ाते 301 भी आ जाएगा। भैया ये कौन सी थी, फर्स्ट टर्म थी, ये कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म थी, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। क्या 3.1 टर्म भी आ जाएगी कहीं, 3.5 टर्म आ जाएगी क्या, नहीं, n की वैल्यू होल नंबर्स चाहिए। मेरे पास देखो ये एपी यदि हम आगे लिखते तो 23 से आगे 29 आता, 29 आता, 29 से 35 आता, 41 आता, तो कुछ नंबर्स तो स्किप हो रहे हैं। यस सर, तो हो सकता है आगे आके 301 ना आए, इसमें क्या आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7.5 नहीं गिनेंगे, 7.25 नहीं गिनेंगे, 7.1 नहीं गिनेंगे, 7.3 नहीं गिनेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं गिनेंगे। n की वैल्यू होल नंबर आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका उत्तर सही है, ये आएगा। और यदि n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो सीधी सी बात है फ्रैक्शनल टर्म होती नहीं। फ्रैक्शनल नंबर आ गया कोई n की वैल्यू 301, हम मानेंगे an, मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, लेट an इज इक्वल टू 301, भैया है इसमें, तो हम पता लगाएंगे कौन से नंबर पर है। यदि हमारे नंबर्स आ गए पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू, तो सीधी सी बात है ये उसकी टर्म है। अदरवाइज ये बीच में स्किप किया हुआ नंबर है, जैसे 35 से 41 के बीच में स्किपिंग हो गई, यहां 36 नहीं है, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं है, 40 नहीं है, यानी बीच बीच में 5-5 संख्याएं गायब हैं आपकी। मैं जो कॉमन डिफरेंस 5 लिख रहा था वो 5 नंबर गायब हैं, कॉमन डिफरेंस 6 है। तो यहां हम an को एक्सपेंड कर रहे हैं। an का फार्मूला बता दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 301 माना हुआ हमने, तो a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, लिख दीजिए 5, n-1 एज इट इज, n की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, d कितना है 6 इज इक्वल टू 301, इस 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301, यहां -1 बचा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू 302। n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 302 अपॉन 6, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 151 अपॉन 3। कैसा उत्तर आ रहा है आपके पास, 50:1 अपॉन 3, यानी होल नंबर्स तो नहीं आ रहे, पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं है। भैया हमारे पास एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो 51st होती है या 52nd होती, या तो 51वीं टर्म होती या 52वीं। अब 51वीं टर्म ये है नहीं, 51 से बड़ी है, 52वीं टर्म पूरी बनी नहीं, उससे ये छोटी है। सीधी सी बात है, जैसे यहां हमारे पास 37 नंबर आता तो 37 इस एपी में नहीं आया था, इसी तरह से 301 50वीं टर्म और 51वीं टर्म और 52वीं टर्म के बीच में रह जाएगा, बल्कि 50 और 51 के बीच, 50 से बड़ा है, ये 50वीं टर्म इस तरफ होगी और 51वीं टर्म इससे बड़ी होगी। इसका मतलब हम क्या स्टेटमेंट देंगे, 301 is not a 301 is not a term of AP, term of DAP, DAP या this AP, DAP का मतलब है ये AP। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, सक्सेसफुली समझ रहे हो आप। आगे ये क्वेश्चंस बोर्ड पेपर्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, आसान है, कोई एक आध ही बोर्ड पेपर ऐसा आता है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यहां 2 से 3 प्रॉब्लम्स इकट्ठी दी हुई हैं आपको, 90, उन 2-3 बातों को आराम से समझिएगा, अभी आप आसानी से नहीं निकल पाएंगे, 30, तरीका देखो आराम से 30, देखते हैं।
टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? टू डिजिट नंबर स्टार्ट करिए। टू डिजिट नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिविजिबल बाय 3। शुरुआत में आपको लिखना है टू डिजिट नंबर्स आर। दो प्रॉब्लम्स एक साथ मत करना। टू डिजिट नंबर्स आर 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, और इस तरह से क्या आप जानते हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर कितना होता है? 99, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो जाएगा, 99। अब आपने इससे अगली जो बात लिखनी है वो लिखनी है टू डिजिट नंबर में से नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 निकालें। अब इनमें से सम ऑफ द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3। इनमें से कुछ संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं होती, तो वो आपको हटानी है। सो अब टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय, अब ऊपर वालों में भी छटनी हो जाएगी, डिविजिबल बाय 3। क्या आप जानते हैं 10 डिवाइड होता है 3 से? नहीं। 11 डिवाइड होता है 3 से? तो 12 से स्टार्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं 12 के बाद कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 15। उसके बाद 18। क्या ये 99 भी डिवाइड होता है? यदि 5 के मल्टीपल पूछता तो ये नहीं होता, ध्यान देना। फिर 95 होता। यदि 5 के मल्टीपल पूछता तो 10 से स्टार्ट करके 10, 15, 95 तक लिखते, 99 तक नहीं, ध्यान देना, क्योंकि 5 के पहाड़े में तो 99 नहीं आता। सो यहां 2 बार आपको डिसीजन अपने करने पड़ेंगे, एक बार मत करिए। 99 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेम एज मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वही होती हैं जो 3 के मल्टीपल होते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। सो यहां ये हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो सेम आपका आंसर होता। नंबर्स डिविजिबल बाय पूछना और मल्टीपल्स पूछना एक ही बात है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां अब हमारे पास ये एपी, हमारे पास रिक्वायर्ड एपी है, क्योंकि आपसे पूछा गया टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 2 कंडीशन लगाई है इसने। तो टू डिजिट नंबर की तो हमारे पास सीरीज हो गई थी 10, 11, 12, 13, 99, बट वन कंडीशन वाज मिसिंग, दैट ऑल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3। इनमें सारे डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं थे, तो हमने वो संख्याएं रखी, इसमें से सॉर्ट आउट कर ली। ये हमारी रिक्वायर्ड एपी होगी, हमें इसमें काम करना है। हाउ मेनी नंबर्स, जो 99 की गिनती होगी उतने ही नंबर्स हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जो ये टर्म आएगी n की वैल्यू, उतने ही मल्टीपल्स हैं या उतने ही एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स हैं। सो यहां a की वैल्यू कितनी है? 12। d की वैल्यू बताइए, जिससे डिविजिबल या मल्टीपल्स पूछे हैं d की वैल्यू उतनी ही आती है। यहां 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट फिर भी कर देता हूं मैं, उस रूटीन को यूं का यूं लागू रखता हूं। 3 लेट am इज इक्वल टू, हाँ जी हाँ जी हाँ, am इज इक्वल टू 99। हमें n की वैल्यू चाहिए। अब यहां am को एक्सपेंड कर दीजिए। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इट इज इक्वल टू 99 या an था 99, हमारे पास वैल्यू आई हुई है। अब हम a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 12 प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 99। हर एक लाइन में छोटा सा चेंज कर दें। 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। तो हमारे पास ये 3 इस तरफ ऐड हो जाएगा और 12 इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या 12 में से 3 यहीं घटा दें, 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3n इज इक्वल टू 90 और n इज इक्वल टू 30। बिल्कुल आपका आंसर सही है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इसको करने का ढंग यह है कि 100 तक
33 संख्याएं होती हैं 3 के पहाड़े में आने वाली, हाँ मैं पहले और 1 से 9 तक 3 संख्याएं रहती हैं 3 के पहाड़े में आने वाली, क्योंकि वो 1 डिजिट होती हैं। Yes, sir. तो वो 33 में से 3 लेस कर दिया जाए तो 30 नंबर्स होंगे विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अब आपकी स्थिति आती है, एक बार इस क्वेश्चन ने बोर्ड पेपर में तहलका मचा दिया था। 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले बच्चों को इस क्वेश्चन ने रोक दिया था, काफी बच्चों को, क्योंकि उस टाइम ये बोर्ड पेपर में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, तब ये बुक में नहीं शामिल हुआ था, एनसीईआरटी की बुक में उसके बाद शामिल हुआ है ये पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उस समय ये आज से 12 से 15 साल पहले आपकी बुक रिवाइज हुई थी, उस समय ये आपकी बुक में आया। उससे पहले जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक होती थी उसमें ये क्वेश्चन नहीं होता था और पेपर में आया था। ये पेपर में आया तो ज्यादातर बच्चों ने कितना पढ़ाई से फाइंड 11th टर्म बस और नीचे की पढ़ ली। अब इसमें अंतर देखो क्या समस्या है, क्या आप भी ऐसा ही करते? फ्रॉम द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी -62 से काउंट करना आपको 1 2 3 4। और ज्यादातर बच्चों में एक आदत होती है कि वो थोड़ा सा फास्ट मोड में होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो प्रश्न को आधा पढ़ते हैं। एक बार जेबीटी पेपर में टीचर्स के सिलेक्शन में भी ऐसा हुआ था कि ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर पूछे गए उन्होंने, इनमें से कौन सा नहीं है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूरा नहीं पढ़ते, अभी बात समझ में। लेकिन शुरुआत में नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, और हम उसका एग्जैक्ट उत्तर निकाल के सही वाला, हमारे डिसीजन बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये सही नहीं था कि हमने वो पूरा नहीं पढ़ा। और बहुत सारे बच्चों ने अपने जॉब चांसेस लॉस कर दिए थे उसमें, जो जल्दबाजी वाले शिकार थे, यानी पूरा प्रश्न पढ़ने से पहले ही उत्तर देंगे, वो ज्यादा हड़बड़ी के शिकार थे, वो टाइम सेविंग मोड ले रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि हम एग्जैक्ट पूरा पढ़ के, और बाद में आए उन्हें प्रश्न आता है, निकालना आता है, सॉल्यूशन आता है, इंटेलिजेंट एनफ थे, लेकिन जल्दबाजी का शिकार होकर और माथे पे हाथ मार के रह गए। अगली बार 5 साल बाद उनका चांस आया नौकरी लगने का, यानी 5 साल तक लगातार वो वेट करते रहे और फिर जाके कहीं उनका शायद हो सकता है बीच में कहीं और दूसरा फील्ड भी चुनना पड़ा हो। किसी 4-4 5-5 साल में एक बार पोस्ट निकलती थी, अब तो काफी अंतर है, अब तो टीचर्स की वैकेंसी बहुत जल्दी निकल रही है। आइए फिर भी फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। यहां ध्यान देते हैं, अभी हम यहां हमारे पास गिवन एपी है, इसमें मैं परिवर्तन करूंगा, ध्यान देना। गिवन एपी हमारे पास है 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू -62। ये फाइनाइट एपी है, 62 पे जाके फुल स्टॉप है। हाँ जी, 62 से, तभी तो लास्ट से 15 निकाल पाओगे। यदि ओपन होती तो क्या पता कहां से स्टार्ट करते। अब आपका प्रोसेस ये है बेटे कि यहां से ये फर्स्ट टर्म माने, फिर इससे आगे सेकंड टर्म माने, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और पीछे से गिनकर आपको 11th टर्म निकालने हैं। सामने वाली टर्म तो हमें निकालनी आती है, क्या दिक्कत है? पहला ही सवाल हमने किया था, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। तो हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि पीछे से निकालना है तो हम यहां लिखेंगे रिवर्सिंग एपी। रिवर्सिंग एपी, हम इसको ये फर्स्ट टर्म करके लिखेंगे -62। देखो इधर 3 घट रहे हैं, तो इस तरफ आओगे तो 3 बढ़ेंगे, 4 से 7, हाँ जी, -59। एक और बताओ, -6 एंड सो ऑन अप टू 10। क्या ये बात आपको समझ आ गई? रिवर्स करनी आ गई एपी। यस सर। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? रिवर्सिंग एपी एक ही लिख सकते हैं, रिवर्सिंग एपी
एपी तो गिवन है आपको, गिवन एपी तो है, हमने इस गिवन एपी को रिवर्स किया, उल्टे ऑर्डर में लिखा, ए की वैल्यू -62 होगी, डी की वैल्यू जानते हो, ऊपर तो थी पॉजिटिव, नेगेटिव घट रही है, ये तो बढ़ रही है, पॉजिटिव कैसे निकालोगे? -59 में से -62 सब्ट्रैक्ट करोगे, -59 A2 है, -62 यहां गलती ना करना, और अब आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, -59 + 62 यानी आपका आंसर आएगा +3। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 11th। देखो अब हम यहां से निकालेंगे 11th टर्म, तो वो लास्ट से ही होगी। यस सर, A11 A + 10D n -1 into D, A कितना है? -62, D कितना है? 3, -62 और +30, क्या -32 हो गए? यस क्या आप ये मेरी बात समझ पाए हैं पूरी तरह? मुझे लगता है अब आपको ये आसानी से ये बात समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करता हूं। अब आ गई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। पहले तो इसने स्टेप वाइज पूछा है, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। पांचवी छठी में अब आपके पास एक प्रॉब्लम और है, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। फिर इसने पूछा कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, फिर आपको यह बताना है क्या ये जो इंटरेस्ट आया है वो एपी में है। इफ सो फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, 30 साल बाद कितना होगा उस फैक्ट का यूज करके बताइए। 30 साल की एपी लिखनी है, 30 साल के लिए एपी नहीं लिखनी, एपी लिखनी है 3 साल के लिए। 3 साल, बिल्कुल ठीक, 3 टर्म आ जाएंगे, एपी आपकी सर्टिफाइड हो गई। तो यहां मैं लिखूंगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। एक 5वीं क्लास की बातें याद करिए, आप फार्मूला लगाते थे P इंटू T इंटू R/100, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई प्रिंसिपल 1000 रुपए होता, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे वो लैंड किया जाता, उधार दिया जाता, टाइम आपका 1 ईयर होता, पर ईयर इसने लिखा है, तो हम फर्स्ट ईयर ले रहे हैं, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाती 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई रेट इज 8%, और परसेंट का साइन रिमूव करने के लिए 100 यूज किया जाता है, इट इज ₹80। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आता? 160, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सेकेंड नहीं, सेकेंड में तो 1 ही साल का हो जाएगा, 2 ईयर्स, तो हमारे पास होता 1000 मल्टीप्लाइड बाई इस 1 को 2 कर दो, 8 रिमेन्स द सेम अपॉन 100, तो 160 हो जाता। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या रहता? 240, ये 3 ही निकालने हैं हमें। 3 इयर्स के लिए क्या रहता? तो हमारे पास ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 100, यस सर, तो हमारा उत्तर कितना आता? 240। अब हमने क्या देखना है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आवर इंटरेस्ट इज 80 फॉर द फर्स्ट ईयर, 160 फॉर द सेकेंड ईयर, 240 फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। नाउ चेक इफ दिस फॉर्म एनएपी, तो हमारे पास A2 माइनस A1 कितना है? इट इज 160 माइनस 80। लिख दिया, हाँ, A2 माइनस A1 मुझे लिखना चाहिए। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 160 माइनस 80, यस 80 के इक्वल।
अब दूसरा डी देखेंगे, A3 माइनस A2 कितना है? 240 माइनस 160, यानी डी की वैल्यू यदि कॉमन आए, डी से बेटे इसमें से ये घटाया और इसमें से ये घटाया तो डी की वैल्यू कॉमन आ गई, कॉमन आ गई तो ये एपी है। यस, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। जो इंटरेस्ट आता है वो एपी में आया। क्या आप ये मेरी बात समझ गए? डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इसका उत्तर आ गया। Yes. इफ सो फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो आज हम क्या करें, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स पे। यहां हमारे पास ए की वैल्यू हमें मिली, इस एपी में 80, D की वैल्यू 80, डी की वैल्यू भी 80 और हमें A30 निकालना है, यानी 30th टर्म निकालनी है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। 20, या मैं हेडिंग भी दे देता हूं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो ए आ गया, डी आ गया, A30 क्या आ जाएगा, A प्लस 29 भी, यानी ए है आपके पास 80 और ये है 29 मल्टीप्लाइड बाई 80। yes. 29 से एक बार यहां मल्टीप्लाई हुआ, 80 एक बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं 80 मल्टीप्लाइड बाई 30, Yes, sir. 2400 आ जाता है। ये आपका इंटरेस्ट होता है 30वें साल में, INT। क्या ये बातें आपको समझ आई हैं? तो आपको कल आपकी एक्सरसाइज और दी जाएगी। ये आज सॉल्व एग्जांपल्स थे और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा एक्सरसाइज, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आधारित आपको इनका अभ्यास करना है और अगली एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार करना। यदि आप केवल सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी में, तो मोस्टली 3/4 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व इट इजीली। उसी के ऊपर बेस्ड हल्का फुल्का छोटा मोटा घुमा कर एक एम्पल प्रैक्टिस की जाती है, कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ। पिछली बार एक्सरसाइज 5.1 भी बीच में पूछते रहेंगे, जब आप 5.3 में जाएंगे तो 5.1, 5.2 भी पूछते रहेंगे और एक आध में कहीं पेरीमीटर है, कहीं